हेलो एवरीवन, खमागणियन आ गया हूं फिर से आप लोगों के सामने में एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। जिंदगी एक सफर है और हम सब इसके राही हैं। हमें अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ एडवेंचरस करना होता है और वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी जिंदगी के उन पलों के अंदर हम उस पल को हमेशा हमेशा के लिए एक याद की तरह जोड़ पाए। लेकिन क्या हो कि कभी कभी आपका ये जो एडवेंचरस पल है ये आपके लिए आपकी जिंदगी का एक ऐसा बुरा किस्सा बन जाए जिसे आप चाहकर भी कभी भुला नहीं सकते हैं। और जब जब आपको वो किस्सा याद आए तो आपकी रूह कांप जाए। जी हाँ, कुछ ऐसा हुआ आदित्य के साथ जो कि रहते हैं दिल्ली में और वो घूमने गए थे तिब्बत। और उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वो वापस अपने घर पहुंच पाया। तो तिब्बत की पहाड़ों में सिर्फ हवा ही नहीं राज भी घूमते हैं। वहां सिर्फ नदियां ही नहीं बहती, और नदियों के साथ साथ कई कहानियां भी बहती है। हर मोड़ पर आपको वहां पर कहानी किस्से मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको रूबरू कराता हूं तिब्बत की एक ऐसी कहानी से जिसको सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसा कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी इन दी गई आईडीज पर। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पुराने लोग तो सब्सक्राइब कर ही रहे हैं। भाई हमारा जो स्टार्ट है वो दिखा रहा है कि 59% लोग कहानियों को सुन रहे हैं, उसे मजा आ रहा है, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और साथ ही साथ हमें ये मोटिवेट करता है आपके लिए नई नई स्टोरीज लाने के लिए, और आप कोई भी स्टोरी मिस ना करें इसलिए सारे नोटिफिकेशंस को भी ऑन जरूर कर दें। तो ये कहानी शुरू करते हैं। कहानी है आदित्य की जो कि दिल्ली से बिलोंग करता है। वो आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट है और उसने अपना ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किया था डीयू से। उसे नई नई जगहों पर घूमना, चीजों को एक्सप्लोर करना और एडवेंचरस एक्टिविटीज करना बहुत ज्यादा पसंद है, या कह सकते हैं था, क्योंकि इसी एडवेंचरस स्पिरिट के चक्कर में वो पहुंचा एक ऐसी जगह जहां उसका सामना हुआ एक ऐसे हॉरिफाइंग कल्चर से जहां से वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वापस लौट आ पाया। और आज भी वो यादें उसके जहन में एक दर्द की तरह बसी हुई है। तो ये बात है 2018 की, जब आदित्य ने अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप प्लान किया। उन्होंने प्लान किया कि वो पहाड़ों पर कहीं जाएंगे। पहले वो मनाली, शिमला, मसूरी इन ऑप्शंस को देख रहे थे, लेकिन फिर उसके एक दोस्त ने कहा कि यार ये भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं चलते हैं, थोड़ा सुकून भरी जगह चलते हैं जहां पहुंच के हम लोग आराम से रिलैक्स भी कर पाएंगे और कुछ नया भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। सभी दोस्तों ने मिलकर ढूंढना शुरू किया और जगह मिली आदित्य को, जिसका नाम था लहासा। लहासा जो कि तिब्बत में है। और सभी लोगों को ये सेशन पसंद आया क्योंकि वो एक अनएक्सप्लोर्ड प्लेस था उनके लिए। सभी के सभी ये 5 के 5 दोस्त तैयार हो गए। तो 5 दोस्तों में आदित्य था, उसके 2 और दोस्त थे, कुणाल और राहुल, और 2 इनकी फ्रेंड्स थी जो फीमेल फ्रेंड्स थी, वो थी दिव्या और कामिनी। तो ये पांचों लोग एक साथ बैठ गए और बैठकर इन्होंने अपनी ट्रिप की आइटिनरी प्लान की कि पहले ये लोग दिल्ली से निकलेंगे और काठमांडू जाएंगे बस से। काठमांडू पहुंचने के बाद ये जाएंगे जांगमू, और जांगमू से ये लोग पहुंचेंगे लहासा थ्रू बस। बस फिर क्या था, ट्रिप प्लान हुआ और ये लोग निकल पड़े। 26 घंटे की ट्रैवल के बाद ये लोग पहुंचे लहासा। लहासा पहुंचकर इन्होंने वहां पर होटल्स वगैरह ढूंढना शुरू किया, लेकिन आदित्य के दिमाग में ये था कि यार होटल्स वगैरह में नहीं रुकेंगे। और उसने अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट किया कि यार देखो होटल वगैरह में सब रुकते हैं, देखो हम लोग तिब्बत आए और तिब्बतियन कल्चर को अपने को एक्सप्लोर करना चाहिए, तो एक काम करते हैं हम लोग ना किसी मोनेसरी के अंदर चलकर रुकते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उनको एक मोनेसरी मिलती है जो कि बहुत ही सुंदर जगह पे सिचुएटेड थी। आप तिब्बत जाएंगे तो सारी मोनेसरीज जो होती है बहुत अच्छी जगह पर सिचुएटेड होती है। उसके दोनों तरफ पहाड़ थे और वो मोनेसरी बिल्कुल एक शांत जगह पर थी। उस मोनेसरी से 2 किलोमीटर की सड़क तक कोई मार्केट, कोई दुकान नहीं थी, किसी तरह की भीड़ भाड़ नहीं थी। ये लोग वहां पहुंचे, इन्हें खुद को वहां पर बहुत सुकून फील हुआ और वहां पर इनको करीबन 2-3 मॉन्क्स मिले जो साधु वहां पर होते हैं, और ये लोग उनसे बातचीत करने लगे। किस्मत से उन्हें वहां पर एक गाइड मिला, क्योंकि जो मॉन्क थे उनको हिंदी नहीं आती थी और इनको ऑब्वियसली तिब्बतियन नहीं आती थी। तो जो गाइड था वो लहासा में ही रहता था, लेकिन वो कुछ टाइम नेपाल में रहा हुआ, इसलिए थोड़ी बहुत हिंदी उसको आती थी। तो इन लोगों ने उस गाइड से कहा कि यार इनसे कहो कि हम लोग ना होटल में नहीं रुकना चाहते, हम या मोनेसरी में रुकना चाहते हैं, क्योंकि हम तिब्बतियन कल्चर को फील करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो उस गाइड ने उनसे लोकल लैंग्वेज में बात की कि भाई ये बच्चे जो हैं ये आपकी परमिशन चाहते हैं कि अगर जगह हुई क्या ये मोनेसरी के अंदर रुक सकते हैं, क्योंकि ये लोग होटल में नहीं रुकना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो कन्वर्सेशन चल रहा था वो सब तिब्बतियन लैंग्वेज में था, लेकिन ना मुझे आप आती है ना आपको आती है, इसलिए इसको हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो थोड़ी देर सोचने के बाद मॉन्क ने कहा कि ठीक है, ये लोग मोनेसरी के बाहर वाले कॉटेज के अंदर रुक सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना इनको सारे रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं,
किसी तरह का अल्कोहल उस कॉटेज के अंदर कंज्यूम नहीं करेंगे। अगर इनको कुछ भी खाना पीना है तो मोनेस्ट्री के बाहर ही करना होगा, कॉटेज के अंदर गलती से भी उनको ऐसा कोई काम नहीं करना है। गाइड उनको सारी बात समझाता है, वो इस चीज पे अग्री करते हैं और उसके बाद ये सब लोग उस कॉटेज में चले जाते हैं। कॉटेज में जाकर वो रेस्ट करते हैं और इनका प्लान होता है कि अगले दिन हम लोग घूमने निकलेंगे, जो जो जगह इनको एक्सप्लोर करनी है। शाम होती है, वहीं पास में से नदी बह रही थी, तो इन लोगों ने वहीं पर नदी के किनारे अपना बॉनफायर लगा और पांचों दोस्त वहां पर पत्थरों के ऊपर बैठे हुए थे और कुदरती नजारे को देख रहे थे। दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर वो उन वादियों के बीच में बैठे हुए थे, लगता है जन्नत के अंदर वो आ गए हैं। उस फीलिंग को बयान नहीं कर सकते थे और हर उस मोमेंट को वो लाइफ टाइम के लिए अपने जहन के अंदर रिकॉर्ड कर देना चाहते थे। तभी वहां पर एक मॉन्क आता है और मॉन्क आकर उनसे बोलता है टूटी फूटी हिंदी के अंदर कि रात का समय हो गया, आप लोग यहां से चले जाएं। तो उन लोगों को समझ में नहीं आता कि उनको जाने को क्यों बोल रहे हैं। तो उनसे बोलते हैं क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि रात के टाइम पर ये जगह सेफ नहीं है, आप लोग मोनेस्ट्री के अंदर चले जाएं। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए, हम जंगली जानवरों का ध्यान रखेंगे, एज सच कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी थोड़ी देर के बाद मोनेस्ट्री में चले जाएंगे। तभी वो मॉन्क थोड़ा सा गुस्से में और भारी आवाज में बोलता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जंगली जानवरों से खतरा हो, इस जंगल के आसपास और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे तुमको खतरा हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है मोनेस्ट्री के अंदर चले जाओ। इतना कहकर वो मॉन्क मोनेस्ट्री की तरफ जाने लगता है। उसको जाते हुए देखकर पीछे से राहुल मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इतनी सुंदर जगह पर जंगली जानवर के अलावा और किस चीज से खतरा हो सकता है। ये मॉन्क लोग भी ना हम लोग को बेमतलब में डराते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद ये सब लोग भी अपना बॉनफायर वगैरह ठंडा करते हैं, उसको साफ करते हैं, जो भी उन्होंने गंदगी फैलाई, तो उसके बाद ये लोग मोनेस्ट्री में जाके सो जाते हैं। सुबह ये लोग उठते हैं तो वो जो गाइड था वो गाइड आता है। गाइड से लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई कहाँ कहाँ पर घूमने जाना है, कौन कौन सी यहाँ पर ऐसी जगह हैं। तभी कामिनी को एकदम से याद आता है कि रात को एक मॉन्क आया था। तो उसने उससे पूछा, उसने कहा गाइड से कि हम लोग जब रात को वहां बॉनफायर कर रहे थे तो एक मॉन्क आया था जो हमसे कह रहा था कि इस जगह पर जंगली जानवरों के अलावा किसी और चीज से भी डर है। उनकी बात सुनकर वो गाइड एकदम से चुप हो गया और वो कामिनी तरफ देखते हुए बोलता है, कोई मॉन्क मिला था? बोलती हाँ, लेकिन वो मॉन्क ना इस मोनेस्ट्री मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो गाइड पूछता है, आपको वो जो मॉन्क मिला था उसकी उम्र क्या रही होगी? तो इधर से आदित्य बोलता है कि यार वो हमारी एज का था, शायद 24-25 साल के आसपास का रहा होगा। हम लोग सब बॉनफायर कर रहे थे, तभी हमारे पास आया और हमसे जाने के लिए उसने बोला। उसकी बात सुनकर वो बिल्कुल स्तब्ध सा रह गया और वो बस पांचों लोगों को एक टक ऐसे एक एक करके देख रहा। फिर गाइड ने उनसे कहा, अगर यहां तुम्हें कोई कुछ काम करने के लिए मना करे तो उसकी बात मान लेनी चाहिए, आगे से ध्यान रखना। उसकी आवाज में थोड़ा कड़कपन था। उसकी बात सुनकर सब लोग लगे यार सही बात है, इस गाइड के कहने पर उन मॉन्क्स ने उनको रहने के लिए जगह दी और हम उनकी बात नहीं माने। तो उन्होंने गाइड से बोला कि सॉरी भैया, अगली बार से हम लोग ध्यान रखेंगे, कोई हमें रोकेगा टोकेगा तो हम उसकी बात जरूर मानेंगे। इसके बाद गाइड ने उन्हें अच्छे अच्छे स्पॉट्स की जानकारी दी घूमने के लिए और उसने कहा कि ध्यान रखना, तुम कहीं पर भी घूमो पर जो पहाड़ी है उस पहाड़ी के पीछे मत जाना, ठीक है? और इस बात को रात की तरह मजाक मत उड़ाना। मैं पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता हूँ, चोट लगी हुई मुझे, वरना मैं तुम लोग को वहां पर भी लेकर चलता। उस जगह को छोड़कर तुम कहीं पर भी घूम सकते हो, बहुत अच्छी जगह है, बट मेरी इस हिदायत का जरूर ध्यान रखना। उन्होंने गाइड से कहा कि अंकल आप चिंता मत करो, हम आपकी हिदायत का बिल्कुल ध्यान रखेंगे और आपको हमारे साथ चलने की जरूरत नहीं, हम लोग खुद घूम फिर कर शाम तक वापस आ जाएंगे। अब ये लोग घूमने निकलते हैं और क्योंकि नई नई जगह थी, जैसा आदित्य बताता है कि घूमते घूमते ये लोग अपने आप ही उस पहाड़ी के पीछे पहुंच गए। आदित्य इंटेंशनली सबको वहां लेकर नहीं गया था, लेकिन जगह नहीं थी और एक्सप्लोर करते करते पता नहीं कब कौन से रास्ते से वो उस पहाड़ी के ही पीछे की जगह पहुंच गए। और जब ये लोग वहां पर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि वहां पर कुछ छोटी छोटी पुरानी मोनेस्ट्रीज बनी हुई थी जो बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है। उनको देखकर उनको ये लगा कि हो सकता है कि इस एरिया में लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होता हो, क्योंकि वहां पर ऐसे निशान लग रहे थे मोनेस्ट्री के आसपास की बहुत हेवी लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड होने की वजह से इन मोनेस्ट्रीज को खाली कर दिया हो और इनके अंदर कोई भी नहीं रहता। अब आप समझ सकते हैं 5 एक्सप्लोरर्स का ग्रुप और उनके सामने खाली पड़ी मोनेस्ट्रीज। हमारे सामने होती तो शायद हम वहां नहीं जाते, लेकिन ये जो एक्सप्लोरर्स थे ये सब अलग अलग उन मोनेस्ट्रीज के अंदर घुसे और जाकर अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करने लगे। कोई मोनेस्ट्री बनी हुई पेंटिंग्स को देख रहा था, कोई वहां रखे पड़े हुए सामानों को देख रहा था। तभी वहां पर आदित्य को एक बहुत ही अलग सी चीज मिलती है और वो चीज जो उसे मिलती है वो थी जी स्टोन्स। अब आप सोच रहे हो कि जी स्टोन्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि जी स्टोन्स क्या होते हैं। जी स्टोन्स एक स्पेशल टाइप ऑफ बीड्स या स्टोन्स होते हैं जिसे तिब्बती लोग
आप इसको एक ताबीज की तरह पहन सकते हैं, मतलब ताबीज की तरह मान सकते हो, एक ताबीज की तरह पहनते हैं। ये काफी रेयर होते हैं, इनके ऊपर कुछ नेचुरल पैटर्न्स बने हुए होते हैं और तिब्बतियन कल्चर के हिसाब से इन बीड्स को पहनने से आपके ऊपर पॉजिटिव एनर्जीज रहती हैं। कई तिब्बतियन कल्चर्स के अंदर, कई मतलब सिटीज के अंदर उनको दवाइयों हीलिंग के लिए भी काम में लिया जाता है और उनके कल्चर के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्योंकि जी स्टोन्स बहुत रेयर होते हैं तो इनके डुप्लीकेट्स भी बहुत ज्यादा बनते हैं। आदित्य को इन जी स्टोन्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज थी, उसका इंटरेस्ट भी था और लहासा आने से पहले उसने अपनी पूरी रिसर्च की थी इन जी स्टोन्स के बारे में। जब उसे इस तरह से एक जी स्टोन पड़ा हुआ मिला तो उसे लगा कि नकली स्टोन है और किसी ने इसीलिए इसको यहाँ पर इस तरह से फेंक दिया है, वरना इतने प्योर और रेयर स्टोन को कोई कैसे फेंक सकता है। खैर वहां एक नहीं और भी कई जी स्टोन्स पड़े हुए थे। उसमें उसने देखा तो उसे एक स्टोन था जो शायद बहुत बाकी से थोड़ा बड़ा था। उसने उस स्टोन को उठाया और उस स्टोन को उसने उठाया तो उसमें उसे एक अलग सी एनर्जी फील हो रही, जैसे लग रहा था कि वो स्टोन उससे कम्युनिकेट कर रहा है। उसने चारों तरफ देखा, उसे उसके दोस्त दिखाई नहीं दिए और बिना किसी को बताए उसने वो स्टोन अपनी पॉकेट में रख लिया और शायद यही उसने अपनी सबसे बड़ी गलती की। वहां से निकलने के बाद ये लोग घूमते फिरते हैं और मोनेस्ट्री पहुंचते हैं। तब ये मोनेस्ट्री के रास्ते में चल रहे थे, लोग पहुंचने वाले थे तो आदित्य को एकदम से याद आता है वो जी स्टोन के बारे में और वो जी स्टोन को निकालकर अपने हाथ में रख लेता है। जैसे वो मोनेस्ट्री पहुंचते हैं तो वहां पर उनको गाइड मिलता है। वो गाइड उनसे पूछता है कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप। तो गाइड के आते आदित्य उसके पास जाकर बोलता है कि यार एक चीज बताओ, ये जी स्टोन नकली है या फिर असली है, पता कैसे करते हैं? तो उस गाइड ने जैसे ही वो जी स्टोन देखा उसने पूछा कि तुम्हें मिला कहां से। तो वो कुछ बताने वाले थे, इतने में ही आदित्य को ये समझ याद आया कि अगर उसने बता दिया कि ये जी स्टोन्स को पहाड़ी के पीछे मिला है और उसके मना करने के बाद भी वो लोग पहाड़ी के पीछे गए थे, तो हो सकता है बुरा मान जाए और इन लोगों को मोनेस्ट्री में रुकने ना दे। तो आदित्य उसे झूठ बोलता है कि बोले मैंने यही पास में मार्केट से इसको लिया था, मुझे जी स्टोन्स में बहुत इंटरेस्ट है लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि असली है नकली है। यार आप मेरे को कोई तरीका बताओ ना जिससे पता लग जाए कि जी स्टोन असली है या फिर नकली है। तो गाइड उसे बताता है कि देखो ये जो पैटर्न है ना, अगर ये पैटर्न कहीं जाकर इस तरह से एंड नहीं हो रहा है, मैं उसको तरीके बता रहा था, तो जी स्टोन असली है। उसने 2-3 तरीके और बताए और वो खुद भी साथ में चेक करता रहा था। 10-15 मिनट जी स्टोन को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो फाइनल कंक्लूजन निकला वो ये था कि ये जी स्टोन जो आदित्य के पास है वो बिल्कुल असली है। तो गाइड बोलता है असली तो ये है लेकिन इतना बड़ा जी स्टोन मार्केट में कोई नहीं बेच रहा है, ये तुमको मिला कहां से? तो बोलता है अरे भैया मैं कहां से लेकर आऊंगा, मैं तो मार्केट से लेकर आया हूं और शायद असली इसीलिए उसने मेरे को बहुत महंगा दिया है। उस गाइड से जी स्टोन लेता है और बोलता है चलो भैया आज मैं बहुत थक गया हूं, अब बस सोने जा रहा हूं, खा पी के खाना वाना खा के सोएंगे, कल मैं आपसे वापस मिलता हूं। वो जी स्टोन लेकर निकल जाते हैं अपने कॉटेज की तरफ। इधर से गाइड भी अपना अलग रास्ते पे निकल लेता है। लेकिन शायद जी स्टोन की सच्चाई को छुपाकर आदित्य ने अपनी जिंदगी से बड़ी गलती की थी। ये सब लोग बैठते हैं, खाना वाना खाते हैं और खाने पे डिस्कशन होता है कि कल हम लोग दिन में घूमकर यहाँ से निकल जाएंगे, अब यहाँ पर और कुछ घूमने के लिए बचा हुआ नहीं है। खाना खा पीकर वो लोग सो जाते हैं। सुबह जब लोग उठते हैं तो आदित्य को सुबह उठते ही शरीर में हल्का हल्का पेन हो रहा था और उसको एक फीवर भी था। तो फीवर की वजह से उन लोगों से बोला कि यार चलने का प्लान है अपना, निकलते हैं हम लोग यहाँ से। तो बोलता है कि यार मुझे तो फीवर और शरीर बहुत कमजोर सा लग रहा है, अभी तो मैं नहीं चल पाऊंगा ऐसा लग रहा है। तो उनके दोस्तों ने बोला कि चल एक काम करते हैं, इसका दोपहर तक वेट करते हैं, इसका फीवर वगैरह उतरे। कल ये घुमा भी तो बहुत है, ज्यादा आर्कियोलॉजिस्ट बनता है ना अपने आप में, घूम घूम कर जगह एक्सप्लोर करा था, अब हो गई थकान और आज का पूरा दिन ये स्पॉइल करने वाला है। तो उसके दोस्त आदित्य को उसी कॉटेज में छोड़कर आसपास घूमने निकल जाते हैं। आदित्य उस कॉटेज के अंदर रेस्ट कर रहा होता है, उसकी आंखें बंद होती है, तभी उसे एकदम से फील होता है कि उसके पास में खड़े होकर उसे घूर रहा है। तो ना आंखें बंद करके आपको पता था, एकदम से अपनी आंख खोल के देखता है तो उसे वहां पर एक औरत दिखाई देती है। वो सकपका कर उठता है, अपनी आंखें साफ करता है और देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। वो अच्छे से चारों तरफ कॉटेज के अंदर देखता है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है। वो फिर से सोने की कोशिश करता है, उसकी आंख लगती है कि तभी लगता है कि उसके पैर में कोई नोच रहा है। वो 2-3 बार झटक देता है लेकिन फिर से उसको नोचने का फील होता है और खुलती ही उसकी आंख देखता है तो उसके अंगूठे से ब्लड आ रहा था। वहां कोई था नहीं लेकिन उसे समझा था कि उसके अंगूठे से ब्लड आना कैसे शुरू हो गया। उसे लगा कि कॉटेज पुराना है तो शायद यहाँ चूहे वूहे होंगे, लेकिन अब उसकी नींद टूट चुकी थी और वो लेटा नहीं रह सकता था। तो उसने डिसाइड किया कि वो भी कॉटेज के आसपास ही बाहर निकलकर टहल लेगा। उसका दिमाग शायद उसके लिए, उसके पास जो दिमाग है जो इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो उस इल्यूजन से उसको थोड़ा बहुत आराम मिलेगा। वो उठकर अपने कमरे से बाहर जाता है। जैसे वो बाहर जाता है तो उसके सामने वही मॉन्क आ जाता है जिस दिन रात को उसको मिला था। वो मॉन्क उसको देखकर उसके चेहरे की तरफ इशारा करता है, बोलता कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है। वो उसकी भाषा तो नहीं समझ पाता है लेकिन वो इतना समझ जाता है कि वो ये कह रहा है कि तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है। तो अंदर जाता है कॉटेज पर, शीशे में जाकर देखता है तो खुद भौचक्का रह जाता है।
उसके चेहरे के ऊपर बहुत सारे स्क्रैचेस होते हैं, जैसे किसी ने नाखूनों से उसके चेहरे को पूरी तरह से किसी ने नोच नोच दिया हो। आदित्य कॉटेज से बाहर निकलता और देखता है कि वो मॉन्क वहीं पर उसके सामने खड़ा हुआ था, और अब वो जो मॉन्क था उसको बहुत ही गुस्से में देख रहा होता है। वो मॉन्क एकदम से वहां से घूमकर चला जाता है, और जैसे वो निकलता है उसकी जगह पर उसे आदित्य को एक पेपर पड़ा हुआ मिलता है। वो जाकर उस पेपर को उठाता है। उस पेपर में तिब्बतियन लैंग्वेज के अंदर कुछ लिखा हुआ था। उस पेपर को फोल्ड करता है और अपनी पॉकेट के अंदर रख लेता है। पहले पैर और अब चेहरा। आदित्य की वापस उस कॉटेज में जाने की हिम्मत नहीं होती, और वो कॉटेज के आसपास ही टहल रहा होता है और अपने दोस्तों का वेट करता है। करीब 1-1.5 घंटे बाद उसके दोस्त वहां पर पहुंचते हैं, और जैसे वो आदित्य को देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं कि तेरे चेहरे पे क्या हो गया है। तो वो बोलता है कि यार पता नहीं, इस कॉटेज के अंदर मैं सोया था, उठा और कांच में देखा तो मेरा चेहरा स्क्रैच था। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है तो उन्होंने नींदों में ही अपने चेहरे पे कुछ कर लिया हो। तो बोलता है नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको सबको बताता है कि कैसे उसे सपना है, उसे एक लेडी दिखी और उसके बाद ही सब हुआ है। तो सबके सब दोस्त हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि लगता है इसका बुखार ना दिमाग तक चढ़ गया है। तो सबके सब उसकी बात को हंसी में टाल देते हैं। सब लोग उसकी बात को हंसी में टाल देते हैं, लेकिन दिव्या जो आदित्य को पसंद भी करती थी, उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी, और आदित्य भी उसको पसंद करता था। तो वो उससे सबसे बोलती है कि तुम लोग जाओ, मैं आदित्य का ध्यान रखती हूँ। वो उसको, जो उसका बेड था, उस बेड पर बैठती है उसके साथ, उसका सिर अपनी गोद में रखते हुए बोलती है तुम रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। रात हो जाती है। बाकी सब लोग, जो दोस्त लोग थे, वो बॉन फायर कर रहे होते हैं, क्योंकि आदित्य की तबीयत खराब नहीं थी, वो जा नहीं पाए और वो रेस्ट भी कर रहा था। दिव्या भी उसी के साथ कॉटेज में थी और उसका ध्यान रख रही थी। आदित्य अब भी उसकी गोद के अंदर सिर पे ही मतलब अपना सिर उसकी गोद पे ही रख के सोया हुआ था। तभी आदित्य की एकदम से आंख खुलती है। आंख खुलती एकदम शॉक हो जाता है, बहुत तेज चिल्लाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जिसकी गोद में वो सिर रखकर लेटा हुआ है वो दिव्या नहीं, वो बहुत ही डरावनी सी दिखने वाली औरत है। जैसे उसकी नजरें उससे मिलती है, वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। वो औरत धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी गर्दन के पास लाती है, और ऐसा लग रहा था कि उसकी गर्दन से वो खून चूस रही है। बहुत देर तक फ्रीज रहा, उसको दर्द हो रहा, दर्द, और फिर एकदम से पता नहीं कहीं से हिम्मत आती है, बहुत तेज चिल्लाता है, दिव्या दिव्या क्या कर रही हो तुम, कहां पर हो। एकदम से दिव्या रूम भागती थी, बोले आदित्य क्या हुआ क्या हुआ। वो तुम्हारी आंख लग गई थी तो मैं खाना खाने चली गई थी। तो वो थोड़ा सा सेंसेस में आता है और बोलता है कि मेरी अभी अभी जो आंख खुली तो मैं तुम्हारी गोद में नहीं, किसी एक बहुत डरावनी सी शक्ल की औरत की गोद में सोया हुआ था। वो बहुत गंदी थी और उसने मुझे गर्दन पे काटा भी। तो दिव्या उसके बाद बोले दिखाओ जरा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने देखा तो वाकई में आदित्य की गर्दन पर काटने के निशान थे। वो भी टेंशन में आ जाती है, अपने बाकी दोस्तों को बुलाती है और दिखाती है, तो उसकी गर्दन पर एक काला निशान हो चुका था। दांत गड़ा दिया, उसका बिल्कुल ब्लैक हो गया था वो निशान। तो इस टाइम तक रात का 1 बज चुका था। तो दोस्तों ने कहा कि यार आज की रात तो कैसे भी गुजारते हैं, कल हम लोग गाइड भैया से बात करेंगे और उनको सब कुछ बताएंगे कि इसके साथ क्या क्या हो रहा है। इधर राहुल बोलता है कि यार जो भी चल रहा है मुझे नॉर्मल तो नहीं लग रहा, तो हमें उस गाइड की मदद जरूर लेनी चाहिए। राहुल बोलता है दिव्या तू जाके सो जा, मैं और कुणाल आदित्य का ध्यान रख लेंगे, इसी रूम के अंदर हम लोग रहेंगे, तुम लोग दूसरे रूम के अंदर जाके सो जाओ। और सुबह गाइड और मॉन्क दोनों से बात करके पता करते हैं कि आखिर ये क्या है। रात ज्यादा हो चुकी थी, सभी लोग थोड़ी देर में नींद के आगोश में चले गए, लेकिन अगर किसी को नींद नहीं आ रही थी तो वो था आदित्य। उसके अंदर एक अलग सी ही बेचैनी थी। उसे लगातार ये फील हो रहा था कि कोई है जो उसके ऊपर नजर रखे हुए है, कोई है जो उसे लगातार देख रहा है। वो आंख बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंख बंद करते उससे बार बार वही एक चेहरा नजर आ रहा था। वो इधर से उधर करवटें बदल रहा था, सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। वो इन सब चीजों में सोच ही रहा होता है, तभी अचानक से उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है, और खिड़की पर नजर पड़ते ही उसकी हालत टाइट हो जाती है। चांद की रोशनी में उसे एक औरत की परछाई नजर आ रही थी, और ये वही औरत थी जिसने उसकी गर्दन पे काटा था। वो देखते हुए फटाफट से करवट बदल के अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। इसके बाद दोबारा आदित्य की हिम्मत नहीं थी कि वो करवट बदल ले, और पूरी रात वो उसी करवट बस आंख खोल के पड़ा हुआ था, और उसे लगातार ऐसा लग रहा था कि कोई उसे घूर रहा है, कोई उसके बार बार पास आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने किसी भी दोस्त को ये बात बता सके। पता नहीं कब उसकी आंख लगी, और सुबह उसकी आंख खुली तो आंख खुली जलन से। उसे अपनी पीठ में बहुत तेज जलन महसूस हो रही थी, जैसा किसी चीज से छिलने के बाद आपके स्किन पर जलन होती है। वो जलन को सह नहीं पा रहा था। उसने अपने दोस्त राहुल से बोला कि राहुल यार मेरी पीठ बहुत तेज जल रही है, एक बार देखना यार कुछ है क्या। वो उसकी टी शर्ट ऊपर करता और ऊपर करते वो चौंक जाता, बोलता है कि तेरी टी शर्ट पे तो घाव रखे हैं। तो बोलता है घाव किस तरह घाव। बोला ऐसे घाव जैसे किसी ने नाखून से तेरे को खरोच दिया हो बुरी तरह से। आदित्य को कुछ भी समझ में नहीं आता, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। उधर कुणाल उसके घाव देखता है और भागता हो जाता है मोनेस्ट्री के अंदर। वहां पर गाइड मॉन्क सबको लेकर वो उस कॉटेज के अंदर आता है। सब लोग वहां पहुंचते हैं। आदित्य दर्द में चिल्ला रहा था, उसके लिए वो दर्द असहनीय होता जा रहा था, और उसकी पीठ पर जो घाव थे वो देखकर एक बार तो मॉन्क और वो जो गाइड था
वो भी हक्के बक्के रह गए थे। वो मॉन्क उसके पास पहुंचते हैं, दवाई मंगवाते हैं, उसके घाव पे दवाई लगाते हैं, उसको थोड़ा बहुत राहत मिलती है। फिर उस मोनेस्ट्री के जो मेन मॉन्क थे वो वहां आते हैं, उसके घाव देखते हैं और घाव देखने के बाद वो सब लोगों को बाहर जाने का इशारा करते हैं। वो सिर्फ उस गाइड को रोक लेते हैं क्योंकि गाइड ही उनकी लैंग्वेज को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता था और आदित्य से कम्युनिकेट कर सकते थे। तब वो मॉन्क आदित्य से पूछते हैं कि मुझे हर बात सच सच बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। आदित्य उनकी बात सुनकर सब कुछ बताता है कि किस तरह से उसे वो एक औरत दिखाई देने लगी है। जब वो सोता है तो उसे दिखाई दी, पहली बार जब उसे दिखाई दी तब उसने बताया कि उसके अंगूठे पे खून निकला, उसके चेहरे पे निशान हो गए नाखूनों के। फिर कल रात को भी उसे विंडो पे दिखाई दी, वो करवट लेकर सो गया और सुबह जब उठा तो उसके शरीर पर इस तरह के घाव हैं। गाइड ये सारी बातें उन मॉन्क को बताता है तो मॉन्क उनसे वापस बोलते हैं कि इससे पूछो कि क्या छुपा रहा है, ये सारी बात सच नहीं बता रहा है। उन्होंने तिब्बती लैंग्वेज में उस गाइड को समझाया कि इस लड़के के ऊपर एक नेगेटिव एंटिटी ने पोजेशन किया हुआ है, लेकिन मोनेस्ट्री के आसपास कोई भी नेगेटिव एंटिटी नहीं आ सकती है। ये कहीं ना कहीं ऐसी जगह गया है जहां से इसके साथ वो एंटिटी लैच होकर आई है, इससे पूछो कि ये कहाँ गया था। उनकी बातें सुनकर वो जो गाइड था उसे याद आया, उन्होंने बिना आदित्य से बात की उनसे अपनी तिब्बती लैंग्वेज में कहा कि लड़का अभी दो कल परसों ही मुझे एक बहुत बड़ा और अलग सा जी स्टोन दिखा रहा था और ये मुझसे पूछ रहा था कि असली है या नहीं। हो सकता है कि ये वो जी स्टोन कहीं से लेकर आओ। तो जैसे उन्होंने जी स्टोन के बारे में सुना, उन्होंने कहा कि तुम इस लड़के से पता करो कि ये वो जी स्टोन कहाँ से लेकर आया है। वो गाइड आदित्य को सब समझाता है कि वो जो मॉन्क पूछ रहा है वो जी स्टोन के बारे में बताओ। तो आदित्य सिचुएशन को भांप लेता है कि उसका जो भी हो रहा है शायद हो सकता है वो जी स्टोन की वजह से हो रहा हो। वो खुल के सारी बात बताता है कि कैसे उन्हें उस दिन रात को जब वो बॉन फायर कर रहे थे तो उन्हें एक मॉन्क दिखाई दिया। फिर दोबारा से जब वो उस दिन कॉटेज में अकेला था और वो बाहर निकला तो भी उसको मॉन्क दिखाई दिया। और जब वो उस पहाड़ी के पीछे गए थे वहां पर उसको वो जी स्टोन मिला क्योंकि गाइड ने मना किया था वहां जाने के लिए और वो अनजाने में वहां पर पहुंच गए थे और वहीं से वो जी स्टोन को अपने साथ लेकर आया था। आदित्य वो जी स्टोन निकालकर जैसे ही मॉन्क को देता है, मॉन्क उस जी स्टोन को देखते उसका चेहरे का रंग बदलता है और वो पता नहीं क्या बड़बड़ा लगता है। बड़बड़ाते बड़बड़ाते फटाफट से अपने शिष्यों को आवाज लगाता है, वो सारे वहां पर आते हैं, वो तिब्बती लैंग्वेज में कुछ बात करते हैं और बोलते हुए वहां से निकल जाते हैं। बाकी जो बचे हुए मॉन्क थे वो गाइड को बोलते हैं आदित्य ये लड़का अपने साथ बहुत बुरी शक्ति को लेकर आ गया है और वो शक्ति एक एक करके सबको मारेगी। ये सब बच्चों की जान को खतरा है, इन सबको तुरंत मोनेस्ट्री के अंदर लेकर चलो। गाइड फटाफट से आदित्य उस ग्रुप को सबको समझाता है और मोनेस्ट्री के अंदर लेकर जाता है। अंदर जाकर वो सब लोग बैठते हैं। कुछ घंटों के बाद वो जो मेन हेड मोंग थे वो उस गाइड को बुलाते हैं और वो उसको सब कुछ बताते हैं। उनसे सुनने के बाद वो गाइड इन बच्चों के पास आता है और इनको आकर बताता है कि वो मॉन्क जो तुमको रात में मिलता था वो इस मोनेस्ट्री का मॉन्क नहीं है, वो उस मोनेस्ट्री का मॉन्क है जो पहाड़ी के पीछे तुम्हें मिली थी जहां से तुम जी स्टोन लेकर आए हो। वो मॉन्क अक्सर यहाँ पर कई लोगों को दिखाई देता है लेकिन वो किसी को हार्म नहीं करता है, बल्कि वो इस जगह की रक्षा करता है और जो भी लोग उसको रात के टाइम में दिखाई देते हैं वो उनको आगाह करता है ताकि वो उनको बुरी आत्माओं से बचा सके। उसने तुमको भी आगाह किया था लेकिन तुमने उसकी बात नहीं मानी और तुम लोग वहीं पर बैठे रहे। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि उस दिन रात में तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ और अगले दिन मेरे मना करने के बाद भी तुम लोग उस पहाड़ी के पीछे पहुंच गए। तुम्हें पता है तुम जो जी स्टोन लाए हो वो क्या है? तो उन्होंने पूछा कि क्या है? तो बोला कि यहाँ पर एक लेडी मॉन्क भी रहा करती थी जो कि नेगेटिव एनर्जी की प्रैक्टिस किया करती थी। वो इविल प्रैक्टिस और तंत्रा करने के लिए फेमस थी। वो इन जी स्टोन्स के अंदर नेगेटिव एनर्जी को भर दिया करती थी और उनको यूज करके वो लोगों को टारगेट किया करती थी। जब वो अच्छे वाले मॉन्क को उसके बारे में पता लगा तो एक दिन वो उसके पास पहुंचे और उसके सारे जी स्टोन्स ने तोड़कर फेंक दिए। वो मॉन्क उसकी सारी प्रेयर खराब कर देता है और इस बात को लेकर उन दोनों के अंदर लड़ाई होना शुरू होती है और पता नहीं कैसे अचानक से वहां पर लैंडस्लाइड होता है और उसके बाद अगर कुछ मिलता है तो उन दोनों मॉन्क की लाशें। तब से लेकर अब तक सब लोगों ने उस जगह पर जाना बंद कर दिया है क्योंकि आज भी लोगों को लगता है कि वहां पर इन दोनों की आत्माएं भटक रही है। वो जो अच्छा वाला मॉन्क है वो अब भी लोगों की रक्षा कर रहा है उस फीमेल मॉन्क से, लेकिन तुम तो उस फीमेल मॉन्क को उसके घर जाकर लेकर आए हो। आदित्य सारी बातें सुनता है, वहीं पे मॉन्क भी बैठे हुए होते हैं, तो आदित्य उनसे बोलता है लेकिन जितना मैंने सुना है जी स्टोन्स तो पॉजिटिव एनर्जी को रखते हैं, जी स्टोन्स तो लोग पहनते इसलिए ताकि उनकी इविल जो एनर्जीज है या ताकतें हैं उनसे उनकी रक्षा हो पाए। इधर से मॉन्क उस गाइड को बताते हैं और समझाते हैं कि नहीं समझाओ कि जी स्टोन हमारी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी और विजडम लाते हैं, लेकिन जो चीजें अट्रैक्ट करती हैं वो चीजें रिपेल भी करती हैं। किसी को भी मॉन्क की बात समझ में नहीं आती है तो फिर वो उनको असली सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं कि जो जी स्टोन तुम्हें मिला
वो असली है और जी स्टोन पॉजिटिविटी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जो जी स्टोन तुम्हें मिला उसे उस मॉन्क ने पहना हुआ था और वो उसकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वो सारी की सारी वो जी स्टोन के अंदर स्टोर हो गई है और इसलिए वो जी स्टोन से जो एनर्जी निकलती है वो भी एक नेगेटिव एनर्जी है और इसीलिए जब से वो जी स्टोन तुम्हारे पास आया है तुम्हारी लाइफ के अंदर भी वो नेगेटिव एनर्जी एंटर कर गई है। उनकी बात सुनकर आदित्य को एकदम से दिमाग में आ जाता है कि जब मैं कॉटेज के बाहर निकला था तो जो मॉन्क थे वो मेरे को देखकर चले गए थे और उनकी जगह पर मुझे एक पेपर मिला। वो फटाफट से अपनी पॉकेट में वो पेपर ढूंढता है और निकाल कर वो हेड मॉन्क को देता है। वो हेड मॉन्क को जैसे वो पेपर मिलता है वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं और देखते हुए बोलते हैं, वो गाइड की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि इसमें तो एंशिएंट तिब्बतियन एक्सोर्सिज्म का प्रोसेस लिखा हुआ है। वो मॉन्क वहां से उठते हैं, उनके पीछे उनके जो डिसाइपल्स शिष्य होते हैं वो भी चले जाते हैं। वो गाइड से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो उसने बोला कि पता नहीं। तो पूछते हैं कि इधर आदित्य को भी पेन हो रहा था, दोस्त पूछते हैं कि हम तो यहाँ पर अच्छी मेमोरीज के लिए घूमने आए थे लेकिन पता नहीं अब क्या होने वाला है। उन्होंने बोला कि ये ठीक तो हो जाएगा ना। तो गाइड बोलते हैं कि थोड़ा शांति रखो, शायद वो लोग कुछ ना कुछ करने गए हैं। वो गाइड उठकर वहां पर जाता है, उनसे बात करता है, बात करके वापस आता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, आदित्य ठीक हो जाएगा। आज रात को ये तुम्हारे लिए एक स्पेशल पूजा करेंगे और तब तक के लिए तुम्हें ये लॉकेट दिया हुआ, ये लॉकेट को पहन के रखो और मोनेस्ट्री से बाहर कदम मत रखना। रात में सारे मॉन्क एक साथ इकट्ठा होते हैं और एक पूजा करना शुरू करते हैं। वो लोग तिब्बतियन के अंदर मंत्र बोले जा रहे थे। शुरू के 5 मिनट तो कुछ भी नहीं होता है लेकिन 5 मिनट के बाद आदित्य बहुत तेज तेज दर्द से कराहने लगता है। वो ऐसे चिल्ला रहा था जिसको किसी को खींच खींच के डंडे मारे जा रहे हो। सारे दोस्त बहुत परेशान थे, वो आदित्य को पकड़ने लगते हैं। तभी उधर से हेड मॉन्क जो है हाथ करता है, उनको इशारा करता है कि दूर हो जाओ। वो सबके सब उनका इशारा देखते ही दूर हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद आदित्य के बहुत तेज वाइब्रेशन होना शुरू होते हैं और वो एक औरत की आवाज में तिब्बतियन लैंग्वेज के अंदर बोलना शुरू करता है। तो उनके बीच जो कन्वर्सेशन हुई वो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ। तो जो मॉन्क थे उन्होंने उससे पूछा कि तू मरने के बाद भी नहीं सुधरी है, क्यों इन बच्चों को परेशान कर रखी है और क्यों इस लड़के को तूने जकड़ रखा है। फिर से आदित्य के अंदर जो आत्मा थी वो जवाब देती है, मैं किसी को परेशान नहीं कर रही हूँ, ये खुद आया था मुझे लेने और ये मुझे खुद लेकर आया और उसने मुझे आजाद कर दिया है और अब मैंने इसके शरीर को काबू कर लिया है और जो काम मैं जीते जी नहीं कर पाई वो सारे काम मैं अब पूरे करूंगी। रोमोंग कहता है कि तुम्हें जितनी जिंदगी जीनी थी तुमने जी ली है और वैसे भी तुम जो कर रही थी वो इस नेचर के खिलाफ है। वो मॉन्क उसको बहुत समझाता है लेकिन वो आत्मा उसके शरीर को छोड़ने को तैयार ही नहीं होती है। तो वो मॉन्क आदित्य के दोस्तों कहते हैं कि इसके बाद मैं एक और पूजा करूंगा लेकिन ये ध्यान रखना ये आत्मा बहुत चालाक है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग इसके बहकावे में मत आना। वो मॉन्क जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और जैसे वो मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं आदित्य अपने कंट्रोल से बाहर होता है। वो खुद अपने शरीर पर नाखून लगा खुद को छीलना शुरू करता है और पूरी तरह से दर्द के अंदर चिल्ला रहा होता है। उसके दोस्त उसको देखकर दंग रह जाते हैं। दिव्या जो आदित्य को पसंद करती है वो कोशिश करते हैं उसके पास जाने के लिए, उसके दोस्त उसको रोक लेते हैं और उनकी आंखों के सामने अपने पूरे शरीर को नोच जा रहा था। कभी वो अपनी आवाज में चिल्ला रहा था, कभी वो उस औरत की आवाज में चिल्लाता और अचानक से अपने दोस्तों की तरफ देखता है और देखकर रोते हुए कहता है कि मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगी, मुझे बचा लो, ये मुझे मार देंगे। सारे के सारे दोस्त बहुत परेशान होते हैं लेकिन वो सब को पहले ही मना कर दिया गया था कि उनको कुछ भी नहीं करना है। करीबन 1 घंटे तक उनकी आंखों के सामने ये सब चलता है। आप इमेजिन करें आपका सबसे अच्छा दोस्त, आपका ग्रुप जो आप घूमने गए और उसके साथ आपकी आंखों के सामने सब हो रहा है। 1 घंटे के बाद अचानक से आदित्य बेहोश हो जाता है। उधर वो मॉन्क भी अपना मंत्र पढ़ना बंद करते हैं और खड़े होकर बोलते हैं कि ये अब सुरक्षित है। वो आत्मा इसके शरीर को छोड़कर जा चुकी है। वो आत्मा तो जा चुकी थी लेकिन उसने आदित्य के शरीर पर इतने गहरे गहरे घाव छोड़ दिए थे। उस बेहोश आदित्य को सब जो बाकी मॉन्क्स थे वो अंदर लेकर जाते हैं, उसके पूरे शरीर के ऊपर घाव लगाते हैं और करीबन 3-4 घंटे के बाद आदित्य को होश आता है। जब आदित्य को होश आता है तो वो उस गाइड से बोलता है कि जब मैं बेहोश होने वाला था उससे पहले मुझे वो दूसरा मॉन्क भी दिखाई दिया था, क्या वो यही था? तो उधर गाइड ने बताया कि मुझे इन मॉन्क्स ने बताया है कि उस फीमेल मॉन्क को मुक्ति मिल गई है और उसी के साथ साथ वो जो दूसरा अच्छा मॉन्क था उसको भी मुक्ति मिल गई है, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पर इसीलिए घूम रहा था ताकि लोगों को उस फीमेल मॉन्क से बचा सके। आदित्य अपने शरीर पर अपने घावों को देखता है और देखकर वो गाइड इधर देखकर उनसे सॉरी बोलता है। तो गाइड उनसे बोलता है कि कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ, शायद तुम्हारी डेस्टिनी थी इन दोनों की मुक्ति करवाना और इस जगह को उस फीमेल जो मॉन्क थी उसके श्राप से बचाना। लेकिन फिर भी तुम लोगों को एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कभी किसी अनजान जगह पर जाओ और वहां के लोकल लोग अगर तुम्हें किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं तो तुमको उस बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि तुम उस जगह पर नए हो और वो लोग उस जगह पर बहुत पुराने हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए और सही समय पर तुम्हें उस अच्छे मॉन्क ने बचा लिया,
वरना शायद तुम पांचों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता था। पांचों को सबक मिला। करीबन 6-7 दिन वो लोग वहीं पे रहे। जब आदित्य की हालत में सुधार आया उसके बाद वो लोग वापस दिल्ली लौट कर आए। लेकिन इस ट्रिप से और इस ट्रिप की यादों से उबरना आदित्य के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल रहा है। आज भी उसके जहन में वो यादें छपी हुई है, उस औरत का चेहरा छपा हुआ है। जाने अनजाने उसका सामना एक नेगेटिव एंटिटी से हुआ। और इसीलिए कहते हैं जब आप अननोन प्लेसेस पर जाएं, अगर आप एक एक्सप्लोरर टाइप इंसान हैं तो जाने से पहले अच्छे से जांच लें। और कभी भी ऐसी किसी अननोन खंडर वीरान जगहों पर जाए तो वहां से कोई भी चीज उठाकर लेकर नहीं आए, क्योंकि आप नहीं जानते कि किस चीज के अंदर कौन सी एनर्जी बसी हुई हो सकती है। आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें मैक्सिमम लोगों तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।